अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सियासी जमातें आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिकमत अमली खोलती चली जा रही हैं। पता चल रहा है कि कौन किसके साथ इत्तेहाद बना रहा है और किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एबटाबाद में अहम खिताब किया। एक तो अब ये नज़र आ रहा है कि PMLN की तरफ अब वो थोड़ा तनकीदी रुख इख्तियार कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जी महंगाई की जिम्मेदार जो है वो PMLN है। साथ ही साथ ये भी वो कहते हुए सुनाई दिए कि जनाब दूसरी चौथी मरतबा छोड़ें, आप मुझे एक दफ़ा मौका दें। तो वो किससे मुखातिब थे और क्या कहना चाह रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बड़ा इंपॉर्टेंट है उनकी सियासत को देखना। फिर साथ साथ PMLN ने बलूचिस्तान में जाकर काफ़ी अहम मुलाकातें की हैं, इत्तेहाद बनाए हैं और मज़ीद सिंध में भी हमने देखा कि MQM के साथ भी उनका इत्तेहाद हो चुका है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि PMLN अब पंजाब से निकल कर दूसरे सूबों की तरफ भी हाथ बढ़ा रही है और कोशिश है उनकी कि वहाँ पर भी अपनी एक मेजॉरिटी ली जाए या कम अज़ कम अपनी प्रेजेंस जो है वो शो की जाए। क्या इसमें वो कामयाब हो सकेगी या नहीं? PTI का अगेन फ्यूचर क्या रहेगा इन इलेक्शंस में? ये तमाम सवाल आते हैं जिन पर आज बात होगी। नाज़रीन, इलेक्शन की आमद है। ऐसे में सियासी पंडित समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त काफ़ी फेवरेट उम्मीदवार है अगर हम वज़ारत उज़्मा के हवाले से बात करें। और हमें नज़र आ रहा है कि PMLN इस वक्त मुल्क की सियासत में अपना किरदार अदा करने के लिए तमाम ही सूबों में कोशिश कर रही है कि अपने इत्तेहादी भी बढ़ाएं और अपनी हिकमत अमली लेकर वोटर सपोर्टर तक जाया जाए। तो आखिर PMLN की हिकमत अमली होगी क्या? इलेक्शन में उनका बयानिया क्या होगा, नारा क्या होगा और किसके साथ सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद होगा, किसके साथ नहीं? ये और इस समेत बहुत सारे अहम मामलात हैं PMLN से जुड़े जिनका जवाब जानना बड़ा ज़रूरी है। और इस वक्त PMLN के रहनुमा राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बाबत गुफ्तगू करेंगे। राजा रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शुक्रिया जी। राजा रियाज साहब, टिकट के लिए अप्लाई कर दिया है आपने और क्या उम्मीद है टिकट मिल जाएगा आपको? जी बिल्कुल कर दिया है टिकट के लिए अप्लाई और इंशाल्लाह बोर्ड बैठेगा, जो पार्टी फैसला करेगी वो इंशाल्लाह। वैसे ये टिकट लेने का फैसला आपने किया कब था? क्योंकि आप तो इससे पहले ऑपोजिशन लीडर थे, तो कब आपने सोचा कि PMLN में जाना है और उनके टिकट से इलेक्शन भी लड़ना है? अभी चंद रोज पहले आपने देखा होगा कि लंदन में मैंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके, मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करके नून लीग ज्वाइन की और उसी वक्त फैसला किया था कि नून लीग का टिकट लूँगा और अब उन्होंने दरखास्तें मांगी हैं, मैंने भी दरखास्त दे दी है। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि जब जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर फेवरेट नज़र आती है कि शायद अगली हुकूमत वो बनाए, उस वक्त से मुस्लिम लीग नून के तेवर कुछ बदलते भी नज़र आते हैं। अभी एक खबर ये भी है कि शायद जो मुनहरिफ अरकान थे आपके साथ जिन्होंने कौमी असम्बली में PTI से अलहदगी इख्तियार की थी, उनको भी ये पक्का फैसला नहीं है कि सबको टिकट मिलेंगे, बल्कि बोर्ड ये फैसला करेगा और हो सकता है उन 20 में से 11-12 लोगों को टिकट ना भी मिले। देखिए जी भाई, ये बात ये है कि पहले तो ये देखना है जो हम 21-22 लोग थे उनमें से कितने लोग अप्लाई करते हैं और जो अप्लाई करेंगे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उनको टिकट मिलेंगे और बाकी फैसला तो पार्टी ने करना है, बोर्ड ने करना है। मेरी मालूमात या मेरी जो उम्मीद है कि जो लोग बोर्ड में मुस्लिम लीग नून में अप्लाई करेंगे उनको ज़रूर टिकट मिलेगा। अच्छा रियाज साहब, क्या आपको लग रहा है आपका जो हल्के का वोटर सपोर्टर है वो खुश है आपके फैसले से कि आप PMLN के टिकट से अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको उम्मीद है कि वो आपको वोट करेंगे? उनका क्या आपके ऊपर इजहार है इस बारे में जो आपने फैसला लिया सियासी? देखिए मोहतरमा, मैं अपने हल्के से 40 साल से इस हल्के में सियासत कर रहा हूँ और कई काउंसलर से लेके MNA तक सारे इलेक्शन मैंने लड़े हैं। मेरा अपना एक ज़ाती राब्ता है लोगों के साथ, एक तल्लक है, एक वास्ता है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून वाले बहुत खुश हैं कि आप हमारी जमात में आ गए हैं, मैं उनका मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह ताला डट के मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे पंजाब में मुस्लिम लीग इस वक्त स्वीप करती हुई नज़र आती है और मैं अब फैसलाबाद की 10 सीटें हैं मैंने की, अभी तक PTI का एक भी उम्मीदवार हल्के में नहीं फिर रहा, कोई वोट नहीं मांग रहा, किसी जगह कोई मीटिंग नहीं हो रही, किसी भी जमात का
10 में से किसी सीटों पे किसी जमात का कोई उम्मीदवार, सिर्फ नून लीग अपनी कैंपेन कर रही है, वोट मांग रही है। राजा रियाज साहब, जो पिछले साल ज़िमनी इलेक्शन हुआ था पंजाब का, उसमें तो जो मुनहरिफ अरकान थे उनको तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया था और वोट नहीं दिए थे। अगरचे उनमें से बहुत सारे तो वो थे जो इलेक्टेबल्स थे और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वोट लेके आए थे, लेकिन फिर भी हल्के की सियासत में लोगों ने पसंद नहीं किया कि उन्होंने PTI का साथ छोड़ा। आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या इस वक्त तब्दीली आ गई है जो आप समझते हैं कि आपको वोट मिल जाएंगे? एक तो उस वक्त 9 मई का वाकया नहीं हुआ था, दूसरा उस वक्त खान साहब अपने झूठ बोलने के अरूज पे थे, साइफर दिखा चुके थे जो झूठा था, फ्रॉड था, कौम के साथ फ्रॉड पे सरफरिश जा रहे थे, आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अब जो कुछ हर रोज़ खान साहब के जो सामने आ रहे हैं, या उनकी बेगम साहिबा के या गोगी के, तो उसके बाद लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं जितने लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। लोगों में बड़ा शऊर है, मीडिया ने बड़ी अवेयरनेस दे दी है, तो अब वो पोजीशन नहीं रह गई जो आप ज़िमनी इलेक्शन में देखी थी आपने। अब हालात बहुत चेंज हो चुके हैं। अब तो खान साहब, जिन पे सबसे बड़ी खूबी ये समझी जाती थी कि ऑनेस्ट हैं, अब तो वो ऑनेस्ट भी नहीं रहे, खुद बहुत बड़े करप्ट आदमी साबित हो चुके हैं। तो अब वो हालात मोहतरमा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला लोग मुस्लिम लीग नून को पसंद करते हैं। लोग आपने लाहौर वाला जलसा देख लिया, उसके बाद मेरा ख्याल ये सवाल बनता नहीं। अच्छा राजा साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत सारे सियासतदानों की तरह ये समझते हैं कि शायद इस दफ़ा किस्मत की देवी मियां नवाज शरीफ पे मेहरबान है। अच्छा राजा साहब, एबटाबाद में तकरीर करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा कहें या इल्तिजा कहें, उन्होंने कहा कि जी आप 2-2, 4-4 दफ़ा जो वज़ीर आज़म है बनाने की बजाय मुझे मौका दें तो मैं अभी आपको अच्छा रिजल्ट दूंगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये उनका मुतालबा या इल्तिजा जो है इसका कोई असर होगा? बिल्कुल कोई असर नहीं होगा। ये इस तरह बात करनी भी नहीं चाहिए थी। अवाम के पास जाएं, अवाम को कहें कि मुझे मौका दें, मैं यंग हूँ, या जो भी बात है, किसी इदारे से ये चीज़ें ना मांगें, अवाम से ये चीज़ें मांगें। अवाम अगर उनके मौका देती है तो इस पे हमें कोई इतराज़ नहीं। और अगर अवाम दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा और अब चौथी दफ़ा मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह अवाम की सपोर्ट से मियां नवाज शरीफ साहब तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि वो इदारों से कह रहे हैं, वो तो अब सामने तो अवाम थे ना जलसे में, तो उन्होंने तो वो यही बात की है कि अवाम उनको मौका दें। आपको ये क्यों लगा कि वो इदारों से कह रहे हैं? उन्हें अवाम को अगर उन्होंने कहा है तो फिर तो मुझे मेरे भाई की बात से ये पता लगा कि उन्होंने इदारों को कहा है। अगर वो अवाम को कह रहे हैं तो उसमें कोई अर्ज नहीं। अवाम में जलसे में अपने खिताब में उन्हें ये बात करने का पूरा हक है और फैसला अवाम ने करना है। क्या वो अपने तवज्जो बिलावल साहब की बात पे देते हैं या वो अपनी तवज्जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ करते हैं और उनको वोट देते हैं। और अगर अवाम मियां नवाज शरीफ को वोट देने पे तैयार हैं, उनको वोट देते हैं और बिलावल की बात को रिजेक्ट करते हैं तो ये अवाम का फैसला। क्या बयानिया है नून लीग का राजा रियाज साहब? वैसे आपके ख्याल से क्यों अवाम वोट देंगे नवाज शरीफ साहब को? देखिए, इसका सबसे बड़ा चीज़ जो है नवाज शरीफ का माजी गवाह है कि जितनी डेवलपमेंट आज, जितनी मोटरवे पे हम लोग आप सफ़र करते हैं, ये नवाज शरीफ ने बनाई। एटमी धमाके किए, इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी को ख़त्म किया, रोज़गार दिया। और 2017 में डॉलर का रेट देख ले क्या आया था, पेट्रोल का रेट क्या था, आटे का रेट क्या था। तो नवाज शरीफ एक लोगों के लिए उम्मीद की किरण है कि जब भी नवाज शरीफ आता है मुल्क मुश्किल हालात में होता है, पाकिस्तान के अवाम मुश्किल हालात में होते हैं, वो मुल्क को भी मुश्किल हालात से निकाल लेते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। और पाकिस्तान के अवाम को भी खाने के लिए आसानी से रोटी मिलती है, रोज़गार मिलता है, उनको इज्जत से तमाम जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मिलनी शुरू होती हैं। तो नवाज शरीफ के इतने ज़्यादा कारनामे हैं। कल बलूचिस्तान में मैं उन्हें देख रहा था कि उन्होंने बलूचिस्तान में 10-15 बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं वो गिनी के ये मैंने बनाई हैं। तो उनके कारनामे तो हैं, इसके तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ग्वादर उनका। राजा साहब, ये फरमाइएगा कि जो कारनामे आप मियां नवाज शरीफ के बयान कर रहे हैं
मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पहले आप खुद, क्योंकि आपने खुद भी बताया माशाल्लाह एक सीनियर सियासतदान और काउंसलर से लेके एमएनए तक के इलेक्शन लड़ चुके हैं, पहले पीपल्स पार्टी, फिर पीटीआई और अब मुस्लिम लीग नून। तो माजी में आप जब तनकीद करते नज़र आते थे मियां नवाज शरीफ पे, तो उस वक्त पीटीआई में होते हुए या पीपल्स पार्टी में होते हुए आपको ये मोटरवे और ये कारनामे क्यों नज़र नहीं आते थे? देखिए, सियासत में ये वाली बात, अभी मैं एक और चैनल पे भी बात कर रहा था कि सियासी हालात बदलते रहते हैं, लीडर भी एक दूसरे के खिलाफ बड़े बयान देते हैं, इलेक्शन के बाद एक ही मेज पे बैठ जाते हैं, इकट्ठे हुकूमतें बना लेते हैं। इसी तरह हम भी अपने हद तक जब जिस जमात में होते हैं उसको डिफेंड भी करते हैं, उसके हक में बोलते भी हैं। और माजी में मैं जिस जमात में था मैंने उनको डिफेंड किया, आज जिस जमात में हूँ उसको डिफेंड कर रहा हूँ। और मैं लेकिन वैसे राजा रियाज साहब ये तर्ज अमल ठीक है, इसका मतलब है उसूल वगैरह, हकीकत, सच झूठ कोई मायने नहीं रखता, कोई चीज ऐसी नहीं होती। आप लोग नहीं मायने रखता, नहीं तो फिर आप या तो फिर आप ये कहें ना कि उस वक्त आप गलत कहते थे, आज आप सही कह रहे हैं, या तो आप ये चीज कहें। अब ये तो कोई डिफेंस नहीं है कि उस वक्त मैं कह देता हूँ, आपकी ख्वाहिश है तो मैं कह देता हूँ कि हो सकता है उस वक्त मैंने कुछ बातें गलत की हो, मैं कह देता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो हो सकता है उस वक्त मैंने कुछ बात ऐसी गलत की भी हो, लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन है वो आप जिस जमात में होते हैं उसको डिफेंड करना और उसके सारी चीजों को, ये तो वैसे बड़ा अजीब सा डिफेंस है माजरत के साथ। लोग तो सीरियस ही नहीं लेंगे, मतलब लोग कहेंगे भाई इनकी बात को क्या सीरियस ले, कल ये कुछ और कह लेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ कि अब जब सच आश्कार हो चुका है राजा रियाज साहब पे, तो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन राजा साहब ये अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, ये फरमाइएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि कल मियां नवाज शरीफ ने लाहौर चैम्बर में ताजरों से बात करते हुए, बिजनेसमैनों से बात करते हुए ये कहा है कि अगर वो होते और उनकी पॉलिसी रहती तो डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। तो आप क्या समझते हैं कि अब भी अगर उनकी हुकूमत बनेगी तो डॉलर 100 रुपए के नीचे आ जाएगा या क्या होगा? देखिए जी, ये जो बात आप कर रहे हैं बड़ा मुश्किल टास्क है। जब एक दफ़ा आप इतना ऊपर ले गए हैं तो उसको नीचे लाने के लिए अल्लाह करे, मैं तो दुआ गो कि मियां नवाज शरीफ साहब कोशिश करें ये हो जाए, लेकिन एक मुश्किल टास्क है। लेकिन कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, तो उनके अगर ये टास्क रखा है या उन्हें कोशिश करनी है तो अल्लाह ताला मदद करेगा। लेकिन एक मुश्किल टास्क ज़रूर है, क्योंकि जहाँ डॉलर आज पहुंच चुका है उसको वापस लाना ज़्यादा लाना। अच्छा राजा साहब ये फरमाइएगा, एक टाइम पे आप जहांगीर खान तरीन साहब के बड़े करीब थे और ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं कि जो उनका एक सर्कल था, उनके इलेक्टेबल्स थे, जो उनको सपोर्ट करने वाला ग्रुप था पीटीआई का, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गया। आपने फिर पीएमएलएन क्यों चुना? आपने जहांगीर खान तरीन की पार्टी को ज्वाइन करना क्यों नहीं मुनासिब समझा? जी, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है, तराम की जगह है। इमरान खान ने, हम तरीक़े इंसाफ में थे तो इमरान खान ने उन पे झूठा मुकदमा बनाया था, बल्कि उनकी बेटियों पे भी झूठा मुकदमा बनाया था। उस वजह से मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की थी, उनके साथ तरीक़ों पे भी जाता था, हर जगह उनका साथ खड़ा हुआ था। और मैंने उससे बहुत पहले मेरे बड़े भाइयों की तरह उन्हें बता दिया था कि मेरे हल्के के जो हालात हैं, आपके साथ जो ज़्यादती है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन अब क्योंकि तरीक़े इंसाफ में ना आपने रहना है ना मैंने रहना है, तो मेरे हल्के के हालात जो हैं वो नून लीग की तरफ मुझे मेरे वोटर कह रहे हैं कि आप नून लीग में जाएं, तो उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी फैसला करें, मुझे इस पे कोई इतराज़ नहीं। वैसे इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको लग रहा है कि कुछ सीटें निकाल सकेंगे जहांगीर खान तरीन साहब? जी, उनके जो लोग हैं मैं सबको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। उनके पास बहुत ज़्यादा हल्के में असर रसूख रखने वाले लोग हैं और वो अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे इस्तेकाम पार्टी के टिकट पे, और ख़ास तौर पे सूबाई सीटें कुछ हद तक कई उनके लोग मुस्लिम लीग नून के साथ मुकाबला करेंगे। राजा साहब, लेकिन बाज़ लोगों का ये कहना है कि अब क्योंकि सोसाइटी में जो पोलराइजेशन हो चुकी है ख़ास तौर पे सियासी हवाले से, तो उसके बाद बड़ी वाज़ेह एक तकसीम नज़र आती है। एक एंटी इमरान खान वोट है, एक प्रो इमरान खान वोट है, और वो उसी तरह से शायद मुकाबला मुस्लिम लीग नून
जो है उसका पीटीआई से हो, अगर पीटीआई के उम्मीदवार मैदान में हो तो उसमें किसी तीसरी पार्टी के लिए शायद पंजाब की हद तक ना कुछ जगह बने। मैं माजरत के साथ आपसे इख्तलाफ करता हूं कि पीटीआई के कैंडिडेट अभी तक तो मैदान में है नहीं, और ये कोई इतना आसान इलेक्शन नहीं है एमएनए का। इसमें 400 के करीब पोलिंग स्टेशन होते हैं, 9 लाख वोटर हैं, कई हल्के, मेरा तो हल्का शहर का छोटा है, 100 किलोमीटर के रेडियस में हल्के हैं। तो ये एक मुश्किल तरीन इलेक्शन होता है एमएनए का। इस पे वसाइल भी चाहिए होते हैं, तलकात भी चाहिए होते हैं, बरादरी भी चाहिए होती है, पैसे भी चाहिए होते हैं, टिकट भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका पीछे हल्के में कितना तल्लक है, तो वो मिला के आप इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में आते हैं। अब अगर एक नया आदमी जिसने पहले ज़िंदगी में इलेक्शन भी नहीं लड़ा, पता नहीं उसके पास वसाइल कितने हैं, पता नहीं उसके तलकात कितने हैं, वो अगर पीटीआई के टिकट पे आके ये चीज़ें 10-15 दिनों में मैनेज नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए मैं नहीं समझता कि पीटीआई मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब की हद तक कोई थ्रेट है। पंजाब में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। वैसे आपकी राय क्या है? बहुत सारे लोग तो इस बात के हामी हैं कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए और भरपूर उनको कैंपेन भी करने देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो शिकवा करते हैं कि उन्हें लेवल। जी, मैं तो कहूंगा जी कि उन्हें इलेक्शन जरूर वो लड़ने देना चाहिए, लेकिन दहशतगर्द जो है उन्हें नहीं लड़ना देना चाहिए, जिन्होंने हमले किए हैं या जिन पे पर्चे हैं। बाकी आम लोग जो हैं वो जरूर उनके टिकट पे इलेक्शन लड़े, मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये फरमाइएगा राजा रियाज साहब, आपको नजर क्या आ रहा है आइंदा पार्लियामेंट जो है उसमें कौन किस जमात का वजीर आजम होगा, कौन कौन इत्तेहादी जमातें हो सकती हैं? क्योंकि उधर हमें बलूचिस्तान में तो काफ़ी सूरत हाल वाज़े नज़र आ रही है और एमक्यूएम ने भी अभी से PMLN के साथ ज्वाइन किया है इंतखाबी इत्तेहाद को। तो आप समझते हैं कि आगे चल के पीपल्स पार्टी भी साथ मिल सकती है या उनके खिलाफ ही रहेगा सारा मामला? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले ना मिली तो बाद में ज़रूर मिल जाएगी। और दो तरह के इत्तेहाद होते हैं, एक इलेक्शन से पहले होते हैं, एक इलेक्शन के बाद होते हैं। जिस दिन तक वज़ीर आज़म का वोट कास्ट नहीं होता, वज़ीर आज़म नहीं बनता, उस वक्त अभी इलेक्शन के बाद कुछ आज़ाद लोग जीतेंगे, वो भी हर जमात चाहेगी हमारे साथ आएँ और वो आज़ाद भी लोग इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। तो मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला 2 ताई अक्सरियत से इत्तेहाद के साथ, इलेक्शन से पहले इत्तेहाद, इलेक्शन के बाद इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी भी उस इत्तेहाद में शामिल हो सकती है। 2 ताई अक्सरियत के साथ मियाँ साहब इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। अच्छा राजा रियाज साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि पीपल्स पार्टी भी शामिल हो सकती है, तो अगर इलेक्शन के बाद ये सूरत हाल बन जाए कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में आ जाए, और आपने ही अभी कुछ देर पहले फरमाया कि पीटीआई के 9 वारिद जो सियासतदान हैं वो तो इलेक्शन जीत नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन बड़ी एक मुश्किल गेम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस सारे मामले के बाद फिर अपोजिशन तो कोई नहीं होगी, फिर तो सारे हुकूमती पार्टियां ही होंगी, पीटीआई होगी ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है अपोजिशन। अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद भी इत्तेहाद में नहीं आती तो वो भी अपोजिशन में हो सकती है, और कोई जमात हुकूमत में हो सकती है, लेकिन अपोजिशन में हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 ताई अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह इस दफ़ा हुकूमत बनाएगी और काफ़ी लोग अलायंस में उसके साथ होंगे। अच्छा राजा साहब, आप क्योंकि कानून को भी समझते हैं तो ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली जो है वो इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाएगी और वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो जाएंगे 4थी मरतबा? आपको याद होगा कि हमने असेंबली में, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि असेंबली ने जो भी बिल पास किए हैं वो सारे कायम रहेंगे। उसके बाद हमारा एक बिल पास हुआ है कि जब भी नाअहली होगी वो 5 साल के लिए होगी। हमने एक मुद्दत मुकर्रर कर दी हुई है, तो इसलिए मियाँ साहब के 5 साल पूरे हो चुके हैं, वो इस वक्त अहल हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके कागज़ किसी सूरत रिजेक्ट नहीं होने। ये बात आप क्लियर कर लें, बल्कि आपके सुनने वाले भी क्लियर कर लें कि आप, लेकिन वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था ना राजा रियाज साहब, जिसमें ताहयात नाअहली बनती है नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि 62(1)(f) के तहत उन्होंने तशरीह की हुई है कि ताहयात है नाअहली, तो वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है ना? जी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बाद में फैसला आया है, उन्होंने कहा है कि असेंबली के फैसले जो हैं वो माने जाएं, और असेंबली का फैसला ये है कि 5 साल तक नाअहली हो सकती है, उससे ज्यादा नाअहली नहीं हो सकती। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब आज अहल हैं और उनके कागज किसी सूरत रिजेक्ट नहीं हो सकते, उन्हें किसी अदालत में जाने के रिलीफ लेने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा राजा रियाज साहब, पंजाब में वजारत आला के लिए किसको उम्मीदवार देख रहे हैं आप? कौन हो सकता है आपके ख्याल से नून की तरफ से? देखिए जी, ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है। मैं इस बारे में ना तो कोई अपनी राय का इज़हार कर सकता हूँ, ये पार्टी का फैसला है। वो जिसको मुनासिब समझेंगे, वो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के कायद हैं, वो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, सीनियर लोगों के साथ मशवरा करके जिसको मुनासिब। वैसे अगर आपकी चॉइस हो तो आप किसको वोट करेंगे, मरियम नवाज को या हमजा शहबाज को? मेरी चॉइस उसमें आनी नहीं है, वहाँ वोट की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़े इंपॉर्टेंट है राजा रियाज साहब, अपनी अहमियत को समझें, इतना अपने आप को हल्का ना लें। आप बताएं, आपकी राय की बड़ी अहमियत है। मेरी वहाँ पे कोई वोट कास्ट नहीं होनी, वहाँ पे फैसला करना है पार्टी ने, और फैसला मियां नवाज शरीफ ने करना है। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपको क्या नजर आ रहा है आइंदा जो पंजाब का मामला है उसमें? सब ज्यादातर लोगों का ख्याल ये कि सही जो बैटल ग्राउंड है वो पंजाब में होनी है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी से धांधली के प्लान हैं और बड़ा कोई कोशिश की जा रही है कि शायद जो निगरान हुकूमत है वो भी PMLN को बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो आप इस बात को क्या, इस बात पे रद्द-ए-अमल क्या है आपका कि वाकई क्या जो इस वक्त निगरान हुकूमत है वो PMLN को सपोर्ट कर रही है? मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ दहशतगर्दियों के अलावा सबके लिए ओपन है ग्राउंड, सबके लिए एक जैसा माहौल है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले भी फिर रहे हैं, जमात इस्लामी भी अपना फिर रही है, बाकी जमातें भी हैं, PTI के लोग भी जो जिन पे मुकदमे नहीं वो भी शहर के अंदर मौजूद ही हैं। अगर वो कंपेन नहीं कर रहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे तो कोई यहाँ पे किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई पीपल्स पार्टी का बंदा पंजाब में कह दे कि उसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हुई है, कोई जिन पे पर्चे नहीं PTI के वो कह दे, कोई जमात इस्लामी का बंदा कह दे, यही जमातें पंजाब के अंदर हैं जिनका सरोसूख है, तो फिर मैं आपकी बात को तस्लीम कर लूँगा। अच्छा राजा रियाज साहब, ये फरमाइएगा कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाती है तो जिस तरह माजी में आप ये कहते हैं कि माजी में PTI की हुकूमत में मुखालफिन के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की गई, तो क्या आपकी हुकूमत आके कोई तर्ज सियासत में तब्दीली लाएगी कि वही माजी की तरह ही होगा? आपने देखा है कि मियां नवाज शरीफ ने लाहौर के जलसे में बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, कोई इंतकाम की सियासत नहीं होगी, और पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान के गरीब अवाम के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना, उनकी तरफ देखना है और आगे की तरफ देखना है। तो आगे की तरफ अगर देखना है तो फिर वहां पे इंतकाम की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा राजा साहब, लास्टली मुझे आपसे एक सवाल करना था। ये इलेक्शन डेट के बारे में सब बड़े कंफ्यूज थे, लेकिन आपने बड़ा अरसा पहले ही बता दिया था कि फरवरी के ही 10-12 तारीख के आसपास ही कहीं इलेक्शन होंगे। तो ये खबर आपको किसने दी थी? आपने भी कोई मौकिल रखे हुए अपने? नहीं, मैं कारकुन हूँ, 40 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने जो कैलकुलेट किया था, अल्लाह किया, वो मेरा कैलकुलेशन सही निकली है। आप भी अगर कर लेते तो आपको भी ये डेट नज़र आती कि 30 नवंबर तक तो एतराज़ात हैं, अपीलें हैं। 1-2 को शेड्यूल आना है और 1-2 को शेड्यूल के बाद आप दिन गिन लें तो आपको समझ आ जाता है कि 60 दिन कब बनते हैं, 60-62 दिन, तो वही तारीख आ जाती है। अच्छा राजा रियाज साहब, अब उसी तरह 40 साल तजर्बे की रोशनी में आप ये बताएं कि आप क्या मुस्तकबिल का सिनेरियो देखते हैं? कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें लेगी, पीपल्स पार्टी कितनी और PTI कितनी? ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है जी। अभी थोड़ा टाइम इलेक्शन शुरू हो ले तो फिर इस बारे में कहा जा सकता है। लेकिन 2 चीज़ें मैं कह सकता हूँ, एक तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी, और एक मियां नवाज शरीफ 2 ताई अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। ठीक है राजा रियाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने वक्त दिया और अगली तौर पर PMLN की जो स्ट्रैटेजी है इंतखाबात के हवाले से, उसके हवाले से गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाजरीन। तो जैसा कि ब्रेक से जाने से पहले आपने देखा कि राजा रियाज साहब PMLN की सियासत के हवाले से क्या फरमा रहे थे, क्या उनके प्लान्स हैं, लेकिन क्या जो वो सोच रहे हैं ये हकीकी तौर पर मुमकिन भी है या नहीं, और जो दीगर अहम मामलात है उसके हवाले से आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। तो इमरान साहब, राजा रियाज साहब तो काफ़ी पुरुम्मीद हैं कि जी 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। आपके ख्याल से उनका ये दावा कोई हकीकत से करीब तर है या फिर बिल्कुल वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो हकीकत से कहीं मुमकिन नज़र नहीं आ रही? समीना देखें, पाकिस्तानी सियासत में जो है ना एक अलमिया है कि यहाँ पे जो आप जिस जमात में होते हैं तो उसके लीडर को तो दियोमालाई किरदार बना के आप साबित करते हैं कि इससे बड़ा तो ना कोई लीडर है, ना सिर्फ इस खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में ना ही को समझ बूझ वाला इंसान है। और जो जिस जमात के साथ आपकी मुखालफत हो या आपके मुखालिफ हों लो, उसमें आपको सौ कीड़े नज़र आते हैं। राजा रियाज साहब की सारी गुफ्तगू आपने सुनी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो इस वक्त हालात हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी जमात 2/3 अक्सरियत ले सके। पहली बात तो ये कि ये इंतखाबात जब होंगे तो उसके बाद ही कोई कहा जा सकता है। और जब आपने देखा, हमने जब उनसे पूछा कि आप जब ये प्रेडिक्ट किया था कि फरवरी में होंगे, तो उसी वजदान में ये भी बता दें कि मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी कितनी सीटें लेगी, तो वो उसका जवाब नहीं उन्होंने दिया, क्योंकि वो आखिर सियासत को तो समझते हैं। मामला ये है कि ये ज़रूर बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है आइंदा हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन ये कहना कि वो 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी और दूसरी सारी सियासी जमातें जो हैं वो बिल्कुल फेल हो जाएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछली हुकूमत की कुछ कंटिन्यूटी होगी, चाहे उसमें ये कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा ज़्यादा होगा, लेकिन दूसरी जमातों को भी साथ इन्हें मिलाना पड़ेगा। अच्छा चौधरी साहब, जैसे राजा रियाज साहब ये भी फरमा रहे थे, जिस तरह हमने उनसे बात भी की कि क्या बलूचिस्तान में, सिंध में PMLN कुछ कर सकेगी, वहाँ पर कुछ उनकी प्रेजेंस बढ़ेगी। तो आपको लगता है जो हालिया दौरा भी किया है नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का, सिंध में भी वो कोशिश कर रहे हैं कोई मज़ीद इत्तेहाद बन जाए GDA वगैरह के साथ भी, MQM के अलावा भी, तो ये आपको नजर आ रहा है कि प्रेजेंस कुछ बढ़ाने में कामयाब होगी PMLN और एक मुल्कगीर जमात के तौर पर उभर सकती है? मुल्कगीर जमात के तौर पे उभरेगी जब एक ही जमात है इलेक्शंस में। उसके अलावा जमात कौन सी है इलेक्शंस में जिनके साथ उनका मुकाबला है? जिसके साथ मुकाबला है उसको तो सांस लेने दिया नहीं जा रहा, ना ही उनको सियासत करने दी जा रही है, ना ही उनको कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त है। 2/3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें जब इलेक्शन जो हैं वो इसी तरीके से होने हैं तो फिर उसमें क्या अमर माने है कि एक जमात 2/3 अक्सरियत ना ले। राजा रियाज साहब ने आज तक जो बातें की हैं, चाहे वो सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे बिल्कुल ही जितनी मर्ज़ी गलत हो या उनका कोई आप उसको नहीं लॉजिक नहीं दे सकते, लेकिन बात तो ठीक हुई है, तो वो सियासी अमली सियासत को समझते हैं। और मियाँ साहब जो हैं वो भी हर वक्त जब भी आए हैं वो तो 85 से लेके अब तक डील ही करके आए हैं ना जी। तो वो डील जो करके आए हैं उसके नतीजे में मुझे नहीं लगता कि उनको 2/3 से नीचे जो है वो मिलेगी। अच्छा। तो मुझे तो इसमें कोई लेकिन एक और चीज पे चौधरी साहब आपका कमेंट चाहिए, जो ये बात कर रहे हैं ना कि भाई अब उन्होंने इलेक्टेबल्स के लिए भी रास्ते खोल दिए PMLN ने, और बाकी भी इत्तेहाद वगैरह भी बन रहे हैं। तो इलेक्टेबल्स के ऊपर मैंने राजा रियाज साहब से भी ये सवाल किया, आपसे भी मैं ये बात पूछूंगी, आपके ख्याल से क्या इलेक्टेबल्स उस तरह से इस वक्त एक फैक्टर हैं जीत के लिए जैसे हम पहले देखते थे? क्योंकि 17 जुलाई का जो इंतखाब था 2022 का ज़िमनी, उसने तो ये मिथ काफ़ी हद तक हमें ख़त्म होती नज़र आती है कि 16 जो सीटें थी वो PTI जीत गई, इलेक्टेबल्स नहीं जीत पाए। इलेक्टेबल्स का वोट जो अभी वो पुरानी सियासत में जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में जो इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन ये है कि अगर तो वो आप समझें कि पोलिंग रेशो जो है वो एक सर्टन नंबर से ज़्यादा हुई तो फिर तो इलेक्टेबल्स का चांस नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब जिस किस्म के सियासतदान हैं, जब टिकट देने की बारी आएगी तो वो अपने लोगों को ही प्रेफर करेंगे। अच्छा। और उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। हुमायूं अख्तर खान साहब की मिसाल आपके सामने है, कैंट में लिख के दिया, मुआहदा हुआ, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उन्होंने अपने बंदे को प्रेफर किया।
तो वो उनके इंटरनल प्रेशर भी है जमात के अंदर से कि आप ये जो लोटे हैं इनको ना टिकट दें और उनको टिकट दें जो कि आपके जमात के कारकुनान हैं। तो इलेक्टेबल्स की जो इस वक्त प्रेजेंस है सियासी सीन के ऊपर, वो तो गहना जाएगी जब अगर स्विंग वोट जो है वो जाके पड़ गया, क्योंकि स्विंग वोट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, पार्टी वोट और इलेक्टेबल से ज़्यादा जो है वो बन गया है। ठीक। और फिर जो नया वोटर आया है बड़ा चंक है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना साहब, जो नया वोटर आया है और वो ज़्यादातर वो वोटर है जो यूथ है, और नया वोटर जो है वो बड़ा डिसाइसिव हो सकता है। उसके बारे में तो अभी पता ही नहीं है कि वो क्या करेगा। जो ख्याल है सबका कि उनका रुझान पीटीआई की तरफ है, लेकिन जाहिर है अभी जब वो वोट कास्ट करेगा तो पता लगेगा कि वो क्या करता है। समीना, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये कि जो आपने चॉइस साहब से सवाल पूछा था, तो इलेक्टेबल्स, जब आप इलेक्टेबल्स की बात करती हैं तो पंजाब में सूरत हाल डिफरेंट है, लेकिन बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध में अभी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये पंजाब की तरह का वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आज भी इलेक्टेबल्स की अहमियत है और बहुत अहमियत है। पंजाब में इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्टेबल्स शायद अब उस तरह से इस बात की गारंटी नहीं है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में और सिंध में अभी उनका मामला वो है। इसलिए मुस्लिम लीग नून का फोकस क्या है? मुस्लिम लीग नून का फोकस ये है कि बलूचिस्तान में भी इलेक्टेबल्स शामिल हो जाएं और सिंध में, इंटीरियर सिंध में से कुछ लोग शामिल हो जाए, कुछ GDA के साथ इत्तेहाद हो जाए। कराची में उन्होंने पहले MQM के साथ कराची और हैदराबाद में उसका फ़ायदा होगा। तो ये लिहाजा वो चाहते ही हैं मियां नवाज शरीफ के एक दफ़ा फिर जब इलेक्शन हो तो उनके तमाम सूबों से लोग हों और वो ये कह सकेंगे मुस्लिम लीग नून जो है एक मुल्क गिर जमात है, वो सिर्फ पंजाब की जमात नहीं है। जहाँ तक आपने वोटर की बात की और ख़ास तौर पे नए वोटर की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो नौजवान वोटर है वो ज़्यादा इंक्लाइंट है PTI की तरफ। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या PTI के जो कैंडिडेट होंगे वो इस काबिल होंगे कि वो उस वोटर को अपनी तरफ खींच सकें, मुतवज्जो कर सकें या अपने साथ चला सकें। तो ये PTI का वोटर इस वक्त मेरा ख्याल है कैंडिडेट में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है। उसके लिए शायद ये इस वक्त एक वो है फैक्टर कि जी PTI है और PTI है। नहीं, लेकिन समीना ये जादू नहीं होता। मैं फिर आपसे अर्ज करूं, इलेक्शन डे बड़ा मैटर करेगा ना कि वो आता है वोटर कितना, निकलता कितना है। जो सब खुद क्योंकि हल्के की सियासत करते हैं, ये 60-40 का मामला होता है। 40% इलेक्शन से पहले होता है और चांद रात जिसको आप इलेक्शन की कह सकते हैं वो, और इलेक्शन डे 60% होता है। तो ये जो पोलिंग स्कीम होती है, जो पर्चियां बांटने का मामला होता है, जो वोटर को निकालना, वोटर को भुगताना, ये सारे मामले बाकायदा एक साइंस है। तो जो नए लोग आएंगे, अगर PTI नए लोगों को चांस देती है, नए लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो बेचारे इन चीज़ों से आ रही होंगे, वो उन चीज़ों में उस तरह से उनका फोकस नहीं होगा, उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो मुस्लिम लीग नून ये साइंस बड़ी अच्छी तरह से समझती है, तो यहाँ पे उनको एज मिल सकता है। लेकिन चौधरी साहब, ये ट्रेनिंग जो है वर्कर्स की, पोलिंग डे पर क्या करना है, फिर कैसे आखिर तक गिनती तक मौजूद रहना है, किस तरह से फॉर्म हासिल करना है, वोटर को कैसे समझानी है, हर चीज़ ये पूरी ट्रेनिंग है जो कारकुन की होती है। इसी के लिए वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं और इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि PTI का तो कोई वर्कर्स कन्वेंशन वगैरह भी उस तरह से नहीं हुआ। अगरचे निगरान वजीर आजम यकीन दहानी करा रहे हैं कि कोई मसला नहीं, इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं जी कोई मसला नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन ऑन ग्राउंड तो हम ऐसा नहीं देख रहे कि उस तरह से PTI कर सकती है। तो आपको लगता है कि इससे नुकसान भी PTI का होने जा रहा है क्योंकि वो एक जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी? देखिए, ट्रेनिंग की बात आप कर रहे हैं, सबसे पहले बात तो ये जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन में होगी भी कि नहीं, पहले तो यही सवाल उठ रहा है ना। बाकी बातें तो बाद में है। ये निगरान वज़ीर आज़म साहब जो मर्ज़ी कहते रहे वो मैटर नहीं करते, उनकी किसी बात पे जो है वो अमल दरामद तो होता नहीं है, ना वो करवा सकते हैं। निगरान हुकूमतों के पास ज़्यादा पावर्स तो होती नहीं है, ना ही उनकी कोई बात सुनता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम रहा है किसी भी जमात को। देखिए, अगर एक जमात को आप टारगेट करते रहेंगे और फिर उन्हें कहें कि ठीक है हाथ पैर बांध के अगर कुश्ती करानी है, तो ऐसी कुश्ती को कौन मानता है? देखिए, इलेक्शन जब होंगे, इलेक्शन जब फ्री एंड फेयर और तरीके से हों, तो सारे फिर ये तो बातें जब करने की है ना समीना, जब आप को नज़र आ रहा हो कि सबके पास एक
इक्वल अपॉर्चुनिटी है, फिर आप ये बातें करें। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर ये बातें तो गैर ज़रूरी भी हो जाती हैं, और ये कोई लाता अपना ऐसी इम्पोर्टेंट बातें भी नहीं रह जाती। कह रही है ना कि हमें आप ना भी देंगे, हम फिर भी इलेक्शन तो सर वो फिर भी लड़ रहे हैं ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी मिल रही, लेकिन इलेक्शन तो वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो फिर जो भी उनके साथ हालात वाक़यात हैं उन्हीं के साथ ही उनको हमें देखना पड़ेगा। कौन कंटेस्ट कर रहा है जी इलेक्शन? पीटीआई कोई बॉयकॉट तो नहीं कर रही ना, कोई बॉयकॉट तो नहीं अनाउंस कर दिया उन्होंने, कर तो रहे हैं ना, इलेक्शन में हिस्सा तो ले रहे हैं। तो वो पीटीआई में रह कौन गया जो बॉयकॉट अनाउंस करे? अच्छा, ये इसके लिए वो तो सर एक खबर की मार है, उसमें कौन सी बात है। जो पीटीआई का बंदा है वो अंदर जेल में भी अनाउंस कर देगा कि भाई इलेक्शन बॉयकॉट है तो बॉयकॉट है। देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा लेकिन अभी तक तो ऐसी सूरत हाल कंटेस्ट करने की मुझे नजर नहीं आती। अच्छा ठीक है, लेकिन चले थोड़ा सा इसको आगे भी लेके चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी दूसरी चौथी मरतबा छोड़े जाओ। जो बात पीटीआई की तरफ से हो रही है कि जी पूरा एक ऐसा लग रहा है कि प्लेट में रख के इलेक्शन दिया जा रहा है पीएमएलएन को। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसी तरह ही कुछ लगता है कि शिकवे शिकायत कर रहे हैं। वो किससे इमरान साहब मुखातिब हैं, जैसे हम राजा रियाज से भी पूछ रहे थे? सवीना देखिए, बात सीधी सी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं ना, तो इससे उनकी जो बुखलाहट है वो वाज़े हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें भी शायद ये अंदाज़ा हो गया, ये यकीन हो गया कि अगली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून बनाने जा रही है, और ज़हनी तौर पे ऐसा लगता है कि वो मियाँ नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनना पे उन्हें यकीन हो गया। अगरचे हमें अभी तक यकीन नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन हो गया। इसीलिए अब देखें कि वो इल्तिजा पे आ गए हैं। अब तो उनके मुंह में उनके दिल की बात आ गई है। वो ये कह रहे हैं कि जी आप दूसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा लोगों को मौका देते हैं तो हम भी पड़े हैं राहों में, हमें भी दें। तो इससे ये साबित हो रहा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चाहते थे। वही बात जो हम हमेशा यहाँ करते हैं कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, इस मुल्क की बदनसीबी अवाम की ये है कि वो अवाम के लिए नहीं कुछ मांगते। लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं थी कि पीटीआई को भी मौका दें, दूसरों को भी दें। लेवल प्लेइंग फील्ड वो इसको समझते हैं कि उन्हें मौका मिल जाए। वही जो दस्ते शफकत है जो उन्हें मुस्लिम लीग नून पे नज़र आ रहा है, वो चाहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी पे आ जाए। अब आप देखें कि पहले वो कहते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, आज वो कहते हैं कि जी महंगाई लीग है। यानी उस वक्त जब आप 16 महीने उनके साथ थे, उस वक्त आप उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। आज वो आप कहते हैं कि सारा वज़न ही उन पे चला जाए। तो ये सारा इक़्तिदार का जो खेल है, इक़्तिदार की लड़ाई है, ये कोई अवाम की लड़ाई नहीं है। साहब 16 महीने की कारकर्दगी अवाम भूल जाएंगे, और क्या पीपल्स पार्टी इस कंबल से अपनी जान छुड़ा सकती है? अब उसके ऊपर चाहे वो पीएमएलएन के ऊपर डालना चाहिए महंगाई वाला कंबल। ये कंबल उन्होंने भरपूर तरीके से सेंका है, अपना एंजॉय किया है, पूरा इक़्तिदार, अपनी मिनिस्ट्रियाँ ली हैं उन्होंने, हर तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया है। अवाम की जो मिज़री है, अवाम की जो तकलीफ़ है, अवाम की जो दुख है, जो महंगाई है, इक़्तिसादी हालत है पाकिस्तान की इस वक्त, जो भी इस वक्त बैड गवर्नेंस में और माशी और इक़्तिसादी तबाही में पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। अब ये एक जाली लड़ाई है। इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो बयानिया जो है वो एक जो नैरेटिव है उसको हाईजैक करना चाह रही है, और जिसकी वजह से बिलावल लगे हुए हैं। लेकिन अब तो जो जरदारी साहब हैं वो उनकी पहली कोशिश है कि सिंध को बचाया जाए। दूसरी कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से नून लीग के साथ इत्तेहाद करके जो वफाक में को 2-4 वजारतें जो ले के वो गुजारा करें, क्योंकि पहले वो ज़्यादा हिस्सा मांग रहे थे अपने कद बुत से। तो वो तो आई थिंक उनको ये रियलाइज़ करा दिया गया है कि आप जो वहीं तक रहें जहाँ तक हैं, वरना जो सिंध है वो भी शायद आपके पास ना रहे, क्योंकि आपकी वहाँ पे कारकर्दगी जितनी शानदार है वो आपको भी इल्म है। तो अभी पीपल्स पार्टी का या 16 महीने की जो कारकर्दगी आप करते हैं, लोगों के समीना घर में रोटी नहीं है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लोग बिलबिला रहे हैं, तकलीफ़ में है, वो 16 महीने कैसे भूलें? इसहाक डार साहब ने जो कुंद छुरी से लोगों को ज़िबा किया है नून लीग की हुकूमत ने, उसको कौन भूलेगा? कोई नहीं भूलेगा। ये तो अभी नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया है, उसके बाद वो घर जाके बैठ गए हैं
और फिर इलेक्टेबल्स की तरफ चले गए हैं। अवाम की तरफ तो रुझान ही नहीं उनका, वो ना अवाम की तरफ देख रहे हैं ना अवाम की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने इतना कुछ उनके साथ हुआ है लेकिन उनको इतनी सपोर्ट है फिर भी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये भी तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि अवाम की तरफ कोई जो है वो पॉलिटिकल जमात नहीं देख रही इस वक्त। ठीक, चलिए थोड़ा सा ये पॉलिटिकल मामलात से हटकर थोड़ा अदालती मामलात की तरफ भी जाते हैं। यहाँ पे भी 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होनी ज़रूरी है। इमरान साहब, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है उसको रोकने के मामले के हवाले से जो निगरान हुकूमतें हैं सिंध की, बलूचिस्तान की, वो भी अब इस वक्त फरीक बन गई हैं और उन्होंने दरख्वास्तें दायर कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसको देखा जाए, ये जो फैसला इसको चैलेंज किया उन्होंने। आपके नज़दीक इस दरख्वास्त के ऊपर कुछ अमल दरामद होता नज़र आ रहा है? देखिए समीना, बात यह है कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और जो मुल्कियारा तरीन नजरिया है सुप्रीम कोर्ट, उसने देखे आइन और कानून के मुताबिक इसमें देखना है कि क्या है। अगरचे बहुत सारे लोग हैं जो कानूनी माहिरीन, ख़ास तौर पे जो सीनियर लोग हैं, वो समझते हैं कि ये कानून में इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि ये कानून बनाते वक्त जो उसकी स्पिरिट क्या थी, कोई भी कानून जो है, जो सब इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें कानून से ज़्यादा अहमियत उस बात की होती है कि वो कानून की स्पिरिट के साथ तहत बनाया जा रहा है। अब मामला ये है कि वो अगर फ़ौजी अदालतों में इन्होंने चलाना है, मुकदमात चलाने हैं, तो मेरी ज़ाती राय में आप ज़रूर चलाएं, लेकिन उसमें इतना फेयर एंड फ्री हो कि लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए। ये ना फिर वो तो फिर एक जाहिर है अलग किस्म की कार्रवाई होती है ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप देखिए फ़ौजी तनसीबात पे हमले करते हैं तो फिर आपको सजा भी फ़ौजी उस कानून के तहत मिलनी चाहिए, फिर आपको उसमें क्या है। लेकिन मामला ये है कि ये ना हो कि कोई बेगुनाह जो लोग हैं वो भी सिर्फ उस कानून की भेंट चढ़ जाए। ठीक है, वो तो लेकिन फिर उस वक्त क्वेश्चन किया जाएगा ना जब पता चलेगा कि हुआ क्या। अगर कार्रवाई बंद होती है तो फिर समझ में इस पे क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं चौधरी साहब का इस पे कमेंट लेती हूँ। चौधरी साहब, ये निगरान हुकूमतें किस तरह मुतासिर हो रही थी जो वो फरीक बन गई और चैलेंज कर दिया इस ट्रायल को भी, और इसका आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ये क्योंकि अपील का टाइम फ्रेम है ना समीना, 30 दिन के अंदर अंदर अपील होनी है। तो निगरान हुकूमत क्योंकि इस वक्त जो है वो बैठे हैं और डे टू डे अफेयर्स देख रहे हैं, तो इसलिए लिहाज से तो चैलेंज तो वो करेंगे, उससे वो फरीक मुतासर हो या ना हो। लेकिन वफाकी हुकूमत का एक स्टांस है, उनका लॉ है, लॉ जो है वो उसको अगर कोई अदालत उड़ाती है तो फिर कुदरती बात है कि उस पर हुकूमत जो अफेंड तो होगी। तो अभी चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं फायज़ इस्सद साहब, इन्होंने 21वीं तरमीम जो उस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए लाए थे, ये और जवाद ख़ाजा वाहिद जजेस थे जिन्होंने ये आइनी तरमीम उड़ा दी थी कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं मुमकिन है। ये भी एक फैक्ट है जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है उसमें। तो अब देखते हैं कि ये मामला जो है किस तरह से आगे डील किया जाता है। दुनिया भर में सिविलियंस को मिलिट्री लॉज के तहत नहीं ट्राई किया जाता और उनके लिए जो सिविलियन अदालतें हैं उन्हीं में ट्राई किया जाता है। और लेकिन इसमें आई थिंक एक तो शिकें जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे भी छेड़ी गई हैं। तो इस पे अब देखते हैं कि कैसे मामला आगे बढ़ता है। सब जो अभी अपीलें फ़ाइल हैं तो इसका मतलब यह है कि मामला अदालत में चला गया, तो इस पर जितना कम कमेंट किया जाए वो इतना ही बेहतर है। लेकिन जो सब दुनिया भर में 9 मई जैसे वाक़यात भी तो नहीं ना होते, तो जब इस तरह के वाक़यात हों तो फिर उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं। फिर तो ये भी बात कोई कर लेगा कि दुनिया भर में इस तरह की बात आप तो खास साहब अमेरिका में जो हुआ है, इंग्लैंड में भी हुआ था, तो उस वक्त ट्रायल सिविलियंस अदालतों में हुए थे और सज़ा हुई थी। ये इस तरह से नहीं होता। वहाँ की किस्म का, लेकिन सब वहाँ की अदालतों की और अपनी अदालतों की कारकर्दगी का मुआवजा भी तो कर लेना प्लीज। यहाँ कितने कितने साल लोगों को इंसाफ ही नहीं मिलता। तो सर फिर जज सीधे लाओ ना फिर तो भाई सारा वो ये बात है, रूट कॉज की तरफ भी जाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जी देखते हैं अदालतें सिलसिले में क्या करती हैं। आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।